हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर में सबसे जो मेन टॉपिक है जो कि है सर्वांग समता, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आता हमारा त्रिभुज का। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। देखो, ये मैंने तीन रेखाखंड ले रखे हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे, ए बी, बी सी और सी ए। तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, ये देखो बंद है, इसको कहते हैं त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं होती हैं जैसे ए बी, बी सी, सी ए। तीन कोण होते हैं, कौन कौन से होंगे? ये वाला कोण, बी और सी। और तीन शीर्ष होते हैं, इनको कहते हैं शीर्ष बिंदु। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये हमारे कौन होते हैं? शीर्ष होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली त्रिभुज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, समबाहु, सम जिसकी समान हो भुजाएं, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसा इसके अंदर बताया गया है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। प्रत्येक कोण एंगल ए, बी और सी तीनों कितने डिग्री के होंगे? 60 के होंगे, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर इसका परिमाप ज्ञात करना हो, परिमाप होता है जो इसकी आउटलाइन है, ठीक है, इन सभी आउटलाइन का सम परिमाप कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समान होती है। क्षेत्रफल निकालना हो, जिसको हम चैप्टर नंबर 12 में ही पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। इसके बाद अगला त्रिभुज आता हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से पता लग रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी समान हो दो भुजा, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे इसकी ए बी और ए सी, दो भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो ए सी के सामने वाला कोण यानी एंगल बी बराबर होगा ए बी के सामने वाला कोण यानी सी। जो भुजाएं बराबर होंगी, ए बी और ए सी बराबर है, तो उनके सामने वाले, ए सी के सामने वाला कोण बी, ए बी के सामने वाला कोण सी, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार वो जिस पर डायग्राम बना हुआ हो, और ऊंचाई जो इसके शीर्ष बिंदु से इसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, वो क्या कहलाती है? इसकी ऊंचाई कहलाती है, यानी कि ये वाली ए डी। क्लियर। इसके बाद आखिरी हमारा त्रिभुज बचता है विषम बाहु त्रिभुज। नाम से पता लग रहा है, विषम यानी सारी ही अलग अलग हो जिसकी भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, लंबाई अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोण ए, बी और सी, तीनों का नाप अलग अलग होगा और तीनों भुजाएं भी अलग अलग। मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 4 की है, ये 5 की है, तीनों ही अलग अलग होगी। परिमाप निकालना हो, इसका फार्मूला तीनों भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार जिस पर डायग्राम टिका हो, ऊंचाई जो इसके शीर्ष बिंदु से डाली गई होगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि ए डी। ठीक है। और यदि त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हों, तो उसका क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ये हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, लेकिन है तो त्रिभुज के भाग ये कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। मान लो ए बी दे रखी है, बी सी और ए सी, तीनों भुजाएं दे रखी है ए बी और सी, तो पहले निकालेंगे एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला √S ब्रैकेट S माइनस ए जो इसकी भुजा की लंबाई होगी 5, 10, 15 जो भी, S माइनस बी S माइनस सी, इसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये तो भुजाओं के आधार पर इन त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं त्रिभुजों को इनके कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है
न्यून कोण त्रिभुज। देखो नाम से पता लग रहा है न्यून कोण। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। जो जिस जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया, तीनों कोणों को देखो 80 डिग्री, 60, 40, तीनों अगर 90 से कम हो तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगला आता हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब 90 डिग्री, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के समान हो। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया तो जो बी है, ये जो बॉक्स बना रखा है, ये पहचान है 90 डिग्री के एंगल की। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री के समान होगा? 90 डिग्री के, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगला आता है हमारा अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ABC, इसका कोण B जो है वो 90 से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वांग समता की। जैसे मैंने आपको बताया था पहले त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सर्वांग समता। सर्वांग समता कहते किसे हैं? दो समतल आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि प्रत्येक को दूसरी आकृति पर रखने पर वह उसे पूरी तरह ढक लेती है, उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। जैसे कि मान लो ये शीट आपके सामने नज़र आ रही होगी वाइट रंग की, इस शीट के, ठीक है, ये शीट है। अब इसको मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। जब मैं एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रख देता हूँ तो वो नीचे वाले हिस्से को पूरा ढक लेती है, तो उन्हें कहते हैं सर्वांग समता। ठीक है, यानी नीचे वाला हिस्सा नज़र ही ना आए तो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास दो स्केल हैं। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, इस स्केल को मैंने इसके ऊपर रख दिया तो रखने पर ये एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेते हैं, पूरा ढक लेते हैं। ठीक है, इनका कोई भी हिस्सा नज़र नहीं आता नीचे वाले का, तो इनको भी क्या कहेंगे? सर्वांग सम ही कहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है कि दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, यानी कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक समान हो। जिन किसी भी दो आकृति की, ज़रूरी नहीं वो त्रिभुज ही होगा, वो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको सर्वांग सम के। जैसे कि हमारे बस होती है, बस के आगे वाले जो दोनों टायर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, उनको एक के ऊपर एक रख लें तो पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। पीछे वाले टायर वो बराबर होते हैं और आगे वाले बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती हैं वो चूड़ियों का साइज़ भी क्या होता है? एक जैसा होता है, एक के ऊपर एक रखे तो बराबर होती हैं। अब उनमें चाहे आप ये लेफ़्ट में पहने चाहे राइट में पहने तो उसमें कोई पता नहीं लगता कि लेफ़्ट की कौन सी राइट की कौन सी, क्योंकि एक जैसी होती हैं। जो ईयरिंग पहने जाते हैं लड़कियों के द्वारा या औरतों के द्वारा, वो भी क्या होते हैं? सर्वांग सम ही होते हैं, एक तरीके सर्वांग सम का एग्जाम्पल है। ठीक है, पंखा होता है, पंखे के अंदर 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, डंडियाँ जो होती हैं वो भी क्या होती है? सर्वांग सम का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, उन्हें कहते हैं सर्वांग सम। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फिगर बनाई है। जैसे ये त्रिभुज है, दोनों का मेजरमेंट बराबर हो। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही होगी, ये 4 है तो ये 4 ही होगी, ये 5 है तो ये 5 ही होगी। उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी भुजाएं एक दूसरे के समान हो, सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, यानी जिसको इन शॉर्ट में अगर मैं सर्वांग सम को एक्सप्लेन करूं तो जो हूबहू एक जैसे ही हो, सर्वांग सम कहलाते हैं। इसी तरीके से आयत, इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, सर्वांग सम होगी। ये सर्वांग सम का निशान है। दो पहले इक्वल टू का साइन और फिर इसके बाद में ये सिंबल बना देना में, ये वाला, ये सर्वांग सम का सांकेतिक रूप होता है। इसी तरीके से वृत्त, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो सर्वांग सम होंगे, वर्ग होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्वांग सम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगली जो कंडीशन है वो है दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। जैसे मैंने दो रेखाखंड बनाए AB और PQ, अगर ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, सर्वांग सम का मतलब यही है कि जिनकी लंबाई चौड़ाई, उनका मेजरमेंट, माप तूल होगा वो समान हो तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। इसी तरीके से
समान माप वाले दो कोण भी सर्वांग होते हैं। मैंने दो कोण बनाए, AOB और PQR। AOB 60 डिग्री, PQR वो भी 60 डिग्री। दोनों का कोण का माप समान है तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। इसी तरीके से दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त भी सर्वांग सम होते हैं। पहला वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों की त्रिज्याएं समान हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में दोनों वृत्त क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार समान भुजाओं वाले दो वृत्त भी सर्वांग सम होते हैं। जैसे मैंने पहला वृत्त बनाया ABCD जिसकी भुजाएं हैं 5 5 5 5, दूसरा वर्ग 5 5 5, सारी भुजाएं अगर समान है तो उन्हें कहेंगे सर्वांग सम। इसी तरीके से अगर हमारी आयत बनती है, दो आयत सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई की माप समान हो। यानी कि दो आयत बनाई, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई समान है, चौड़ाई 2 है, इसकी भी 2 है, तो दोनों आपस में क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर्वांग सम के लिए त्रिभुज होना ही ज़रूरी है। कई सारी आकृतियाँ ऐसी हैं जिनका नाप तोल अगर समान हो तो उन्हें सर्वांग सम ही कहेंगे। अब आगे आता है सर्वांग समता। यदि कोई दो त्रिभुज है ABC और DEF दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, तो A की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन आ रहा है, D। कॉरेस्पॉन्डेंस उसकी सीध में, अगर दोनों सर्वांग सम है तो सारे नाप तोल इनके बराबर होंगे। तो A की सीध में D, B में E, C की कॉरेस्पॉन्डेंस में F आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अंतर्गत सर्वांग सम होते हैं यदि उन्हें सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा DEF के, इस तरीके से लिखेंगे। बट इनको लिखने के बड़े तरीके हैं। क्या तरीका है, अगर मान लो आपने त्रिभुज ABC को ऐसे ना लिख के BCA लिख दिया, B फिर C और फिर A, तो जैसे कि मैंने आपको बताया B की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, E है, तो यहाँ पर त्रिभुज का जो नाम लिखा जाएगा दूसरे का उसको कैसे लिखा जाएगा, E। फिर C की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, F है, तो C की जगह पे कौन आएगा, F। फिर A की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, D, तो यहाँ पर आएगा D। यानी पहले त्रिभुज का नाम आप जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन दूसरे त्रिभुज का नाम लिखोगे तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रहा है, किसके संगत में आ रहा है। मान लो आपने इस त्रिभुज को लिख दिया CAB, CAB, पहले C आया, अब C की कॉरेस्पॉन्डेंस का कौन है, संगत कौन है, F है, तो C के रिप्लेस पे F। फिर आपने A लिखा, A के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, D, तो उसके बाद में F के बाद D लिखोगे आप। फिर आपका आ रहा B, B के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन था, E, बाद में लिखना होगा E। इसी तरीके से ACB होगा, ACB, तो इसको क्या लिखा जाएगा, DEFE, ठीक है। यानी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनको उनके संगत भागों के द्वारा ही एक दूसरे के बराबर दिखाया जाता है। जिस तरीके से आप पहले त्रिभुज को लिखोगे उसी पैटर्न में आपको दूसरे त्रिभुज को भी लिखना होगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं सर्वांग सम करने के कुछ नियम, ठीक है। पहला नियम होता है भुजा कोण भुजा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे साइड एंगल साइड, ठीक। सर्वांग समता का नियम, इस नियम में ये बताया जाता है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण यानी दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण, जैसे आप ये दो भुजाएं हैं इनके बीच में बनने वाला कोण, ठीक है, ये बोला गया दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो इस चीज़ को मैंने बाय डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया है कि जैसे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और PQR, पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरी भुजा इनके बीच का कोण, इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरी भुजा उनके बीच का कोण अगर आपस में समान होते हैं, ये कोण इसके समान हो, AB भुजा PQ के बराबर हो, AC भुजा PR के बराबर हो, तो देखो पहले क्या हुई, भुजा बराबर हुई, AB बराबर PQ आई, पहले भुजा आई, फिर इनके बीच का कोण आया, उसके बाद में भुजा आई, तो यहाँ रूल लगा साइड एंगल साइड। इस रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का मतलब मैंने आपको बताया ही, बिल्कुल हो बहू एक जैसा ही। अब अगर आपको सवाल या तो इस तरीके से देखने को मिलेगा या फिर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जैसे त्रिभुज ABC और PQR है, AB भुजा बराबर है PQ के, कोण B बराबर है Q के, BC बराबर है QR के। तो पहले आई भुजा, फिर कोण,
फिर भुजा। ठीक है, इस रूप से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपने लिया इसको त्रिभुज बी ए सी, इस तरह से लिया, तो ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में पी है, बी में क्यू है, सी का आर है, तो बी की जगह पे क्यू लिखा जाएगा। फिर मैंने क्या लिया, ए की सीध में पी है, फिर पी लिखा जाएगा। फिर सी आया, सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर है, तो सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर। इस तरीके से आपको नाम लिखते समय बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप नाम लिखने में मिस्टेक करेंगे तो आपको उसके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पहले मैंने ऊपर की दोनों भुजाएं ली थी, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं ली हैं। एंड थर्ड केस भी मैंने इसका बनाया यहाँ पर मैंने बताया ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो पहले साइड आई, फिर एंगल आया और फिर साइड आई, इस रूल से सर्वांग सम होंगे। अब इसको नाम मैंने क्या लिखा, सी ए बी, तो इसको भी क्या लिखेंगे, आर पी क्यू, लिख दिया। ऐसे सर्वांग सम द्वारा होगा ये। ठीक, इसके बाद अगला रूल आता हमारा एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एस का मतलब साइड, फिर साइड, फिर साइड। दो त्रिभुज में दिए गए होंगे पी क्यू आर, पहली भुजा इसके बराबर हो, दूसरी इसके बराबर हो, तीसरा इसके बराबर हो, यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, पहले भुजा आई, फिर दूसरी भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में पी है, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्यू है, सी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आर है, तो मैंने इसको लिखा ए बी सी, सर्वांग सम होगा पी क्यू आर की। इसी तरीके से मैंने इनके नाम को यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा है, आप इनके कॉरेस्पॉन्डेंस करके चेक कर लें। जैसे कि बी सी ए लिखा, बी फिर सी फिर ए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्यू आर पी। इसको लिखा सी ए बी, तो इसी पैटर्न में इसको आर पी क्यू। क्लियर है, इस तरीके से इनको लिखना है। ये हमारा रूल पर टू था, भुजा भुजा भुजा। इसके बाद अगला रूल आता है हमारा आर एच एस। तो आर एच एस रूल में बताया जाता है, आर का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तीसरी है हमारी एस एस मतलब साइड। यदि दो त्रिभुजों का एक समकोण बराबर हो, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण बराबर हो, और तीसरी कोई भुजा वो हमारी बी सी भी हो सकती है, या बी सी और क्यू आर भी हो सकती है, या फिर ए बी और पी क्यू भी हो सकती है। यही बात मैंने यहाँ पे बताई है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो और एक त्रिभुज की भुजा एक दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो तो उसे त्रिभुज को सर्वांग सम कहेंगे। तो पहले मैंने लिखा समकोण यानी ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, 90 डिग्री है। दूसरा, इनका कर्ण बराबर होना चाहिए, ए सी बराबर पी आर के है, पहले राइट एंगल फिर हाइपोटेन्यूज। तीसरी साइड बी सी बराबर क्यू आर की, तो त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसको लिखा गया ए बी सी, तो इसको भी ऐसे लिखा जाएगा पी क्यू आर, सर्वांग सम होंगे आर एच एस रूल द्वारा। देखो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं भी हो सकती है, या फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, 90 डिग्री दोनों का बराबर है। ठीक है, उसके बाद कर्ण आएगा इनका, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गई। तीसरी, पिछले वाले में बी सी बराबर क्यू आर के था, ये भी हो सकता है, या फिर ए बी बराबर पी क्यू, ये भी हो सकता है। तो इस रूल से त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। इस रूल को कहते हैं आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। इस नियम में बताया जाता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोणों के अंतर्गत की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब दो कोणों के बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए, जैसे कि एंगल ए और बी के बीच की भुजा कौन है, ए बी, पी और क्यू एंगल के बीच की भुजा कौन है, पी क्यू, इस तरीके से बराबर हो। पहले एंगल बराबर हुए, फिर भुजाएं बराबर हुई, फिर एंगल बी बराबर क्यू के हुआ, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। या फिर दो कोणों के बीच की भुजा, दो कोणों की बीच की भुजा, कोण बी बराबर कोण क्यू के है, बी सी बराबर क्यू आर के है, कोण सी बराबर कोण आर के है, सर्वांग सम होंगे। या फिर ऐसे देखने को मिले आपको, कोण सी बराबर कोण आर के है,
AC भुजा PR की, याद रहे दो कोणों की बीच की ही भुजा होनी चाहिए, ये नहीं तीसरी होगी या दूसरी बार पहली वाली होगी, नहीं, दो कोणों की बीच की भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीसरा कोण बराबर है, तो यहाँ पर भी पहले कोण आया एंगल, फिर साइड आई, फिर कोण आया। इस रूल से रूल क्या लगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता द्वारा। अब इसी का ही एक दूसरा वर्जन भी है, कोण कोण भुजा। बेसिकली ये जो रूल बना है ये एंगल साइड एंगल से ही बना है। कैसे बना हुआ है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कोण कोण भुजा, इस रूल को समझा देता हूं। इसमें क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उससे अगली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उससे अगली भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कहने का मतलब है पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर हो, दूसरा कोण बराबर हो और दोनों कोण के बाद तीसरी भुजा होनी चाहिए BC बराबर QR के। तो पहले कोण आया, फिर कोण आया और फिर भुजा आई, तो यहाँ पे रूल लग जाएगा एंगल एंगल साइड सर्वांग समता द्वारा। या फिर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये दोनों कोण बराबर हो, ये दोनों बराबर, तीसरी भुजा AC बराबर PR के बराबर हो, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इसका नाम मैंने लिखा है BCA, तो आपको कैसे लिखना होगा, QRP लिखना होगा, क्योंकि B के संगत में Q है, C की संगत में R है, A की संगत में P है। ठीक, या फिर ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है कि एंगल C बराबर एंगल R के है, A बराबर P के है, फिर अगली भुजा PQ बराबर AB के है, तो कोण आया और भुजा आई। ठीक है, इस रूप से त्रिभुज CAB सर्वांग सम होगा RPQ के, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता द्वारा। अब मैंने आपको बताया कि कोण भुजा कोण और कोण कोण भुजा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने कोण भुजा कोण में पढ़ा था कि दो कोण की बीच की भुजा, दो कोणों की बीच की भुजा आपस में बराबर होती है। इस रूल से दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। अब यही रूल हम इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ मैंने 60 डिग्री लिया, लेकिन भुजा मैंने इससे अगली वाली ली, लेकिन मैं कहता हूँ कि यही रूल इसमें लगा है एक तरीके से। कैसे, जैसे कि हमें पता है एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का जोड़ 180 होता है। अब देखो इस त्रिभुज के दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। कैसे होगा, निकाल के दिखाता हूँ। कोण A कोण B कोण C तीनों का जोड़ 180 कोण योग गुणधर्म से। B है, B हमें मालूम नहीं है, बट A 60 डिग्री है, C 70 डिग्री, दोनों को जोड़ 130, उधर जाएगा माइनस का कितना है 50, तो कोण B कितना आ गया हमारा 50 आ गया। यहाँ मैंने लिखा 50, तो Q भी हमारा कितना होगा 50 ही होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम तो है, 60 60 70 70। तीसरा अगर इसको भी मैं कोण योग गुणधर्म से निकालूंगा तो ये भी 50 आएगा। अब जरा यही रूल इसमें देखो लगा नहीं लगा, पहला कोण बराबर है, बीच की भुजा बराबर है, फिर तीसरा कोण, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कोण योग गुणधर्म से। इसीलिए हम कोण भुजा कोण के नियम को कोण कोण भुजा भी लिख सकते हैं, इसीलिए ये इसका दूसरा पहलू है। क्योंकि दो कोण बराबर है, तीसरी भुजा आ रही है तो उससे अगले वाला कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो यहाँ पर भी देखो कोण आया, फिर बीच की भुजा आई, फिर कोण आया, तो आपस में क्या हो गए, वो बराबर ही होंगे। तो यानी कि इसकी जगह पे हम अगर कोण कोण भुजा आ जाती है तो वो भी रूल चल जाता है। वैसे बेसिकली 4 ही रूल होते हैं, पहला SAS, ठीक है, दूसरा SSS, तीसरा RHS और चौथा ASA, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसलिए सर्वांग समता में दोनों नियम लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन ये चौथे रूल का ही और पार्ट है, मतलब इसकी जगह पे ये लग सकता है या इसकी जगह पे ये लग सकता है, दोनों का नाम ही चल जाता है। अगर हमें दो कोण तीसरी भुजा बराबर है, दो कोण तीसरी भुजा बराबर है, तो उसको हम कोण कोण भुजा के नियम से भी दर्शा सकते हैं, कोण योग। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर ही होता है कोण योग गुणधर्म से। इसीलिए हम इस रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कईयों के मन में कन्फ्यूज़न आती होगी कि सर कि हम
एस एस ए। क्या इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो भुजाएं समान हो तीसरा कोण बराबर हो? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं लगेगा। या फिर आप ऐसा समझ लें कि एंगल साइड साइड, ये कोई रूल लगेगा? नहीं, ऐसा भी कोई रूल नहीं होता है। बेसिकली 4 रूल ही होंगे, RHS, SSS, SAS, ASA। हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एंगल एंगल साइड, बस इतना ही है। ये 4 ही रूल हैं। इनके अलावा अगर आप कोई 5वां या 6ठा रूल बनाने की कोशिश करें इस तरीके की, तो ये रूल नहीं होंगे सर्वांग समता के, केवल यही 4 रूल होंगे। ठीक है, इसको मैंने आपको बता दिया कि इसकी जगह पे हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें। ठीक है, यहाँ मैंने दिखाया C बराबर R के है, BC बराबर QR के है, B बराबर Q के है। तीनों कोण बराबर, दो कोण और बीच की भुजा बराबर आ गई, इसीलिए एंगल एंगल साइड वाले रूल को एंगल साइड एंगल भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अगला रूल हमारा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यदि हमें त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज ABC है, अगर AB भुजा और AC भुजा दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो देखो AC के सामने कौन सा कोण आएगा, कोण B, और AB के सामने कौन आएगा, कोण C। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये हमारे चैप्टर 7 के प्रमेय ही है, जिसको मैं बाद में प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लेकिन बेसिकली इस रूल का इस्तेमाल हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाएगा, तो इसीलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि दो भुजाएं बराबर हों तो बराबर भुजाओं के सामने वाला B बराबर भुजा के सामने वाला C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का जस्ट कन्वर्स भी होता है, यानी कि विलोम। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर आपको ये दिया गया हो कि कोण B और C बराबर है, तो कोण B के सामने वाली भुजा कौन है, AC, बराबर होगी। कोण C के सामने वाली भुजा कौन है, AB, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी, अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। ये वाला जो रूल है जस्ट इसका विलोम है, कन्वर्स है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला रूल आता है CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि दो त्रिभुज है ABC और PQR, आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो A के संगत में कौन आ रहा है, P, B के संगत में कौन आ रहा है, Q, और C की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन आ रहा है, R, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस में है, संगत में है। ठीक है, तो इनके जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे एक दूसरे के समान होते हैं, जिस रूल को हम कहते हैं CPCT। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। इसका मतलब ये है, दोनों अगर सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा AB बराबर होगी PQ के, BC बराबर होगा QR के, AC बराबर होगा PR। भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, साथ में इनके कोण भी बराबर होंगे। ये वाला कोण A बराबर होगा कोण P के, B वाला बराबर होगा Q के, C वाला बराबर होगा R के, और दोनों में रूल एक ही लिखा जाएगा बाय CPCT। हिंदी में भी लिखना होता है और इंग्लिश में भी लिखना होता है। चाहो तो आप इस लंबे वाले रूल को भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब हमें ये दिया जाए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनमें से कोई भी रूल जो हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम लिख लेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं CPCT। इसके बाद अगला रूल आता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ABC, तो इसमें मैंने 3 अलग अलग केस बना रखे हैं यहाँ पे। जैसे AB प्लस BC दोनों का जोड़ सदैव बराबर किससे होगा, बड़ा होगा, किससे, AC से। AB 3 है, BC 4 है, बड़ा होगा किससे, 5 से, यानी 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा होता है, बात ट्रू है। इसी तरीके से BC प्लस AC इन दोनों का जोड़ बड़ा होगा AB से। अब ये 4 है, ये 5 है, 4 5 9, 9 बड़ा होगा 3 से, पॉसिबल होगा ये वाला। फिर अगला आता हमारा AC और AB बड़ा होगा किससे, BC से। अब देखो ये 5 है 3 है, 5 और 3 8, 8 बड़ा होगा 4 से, ये बात ठीक है। अगर जिस त्रिभुज की तीनों दो भुजाओं का तीसरी से बड़ा हो, केवल वही त्रिभुज बनाना पॉसिबल होगा। आपके साथ कई बार ऐसा हो जाए कि जैसे आपको दे दिया जाए कि त्रिभुज एक 3 है, एक 2 है
और एक ले लिया मैंने जैसे कि 4 या 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी दो भुजाओं का जोड़, मान लो 3 + 2 का जोड़ तीसरी भुजा यानी 6 से, अगर इससे बड़ा नहीं आता तो यानी कि इन भुजाओं से कोई ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। त्रिभुज केवल तभी बन सकता है जब 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा है, लेकिन 2 का जोड़ अगर तीसरे से छोटा आ गया, अगर आप इस त्रिभुज को बनाने की कोशिश भी करोगे मेजरमेंट करके कि जैसे 6 की साइड ली या आपने यहाँ पे 3 की साइड बनाई और ये 2 की, तो ये त्रिभुज पूरा बन ही नहीं पाएगा, ये त्रिभुज कभी पूरा बनेगा ही नहीं, ठीक है। जिसमें 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा होगा, केवल ऐसी भुजाओं वाला त्रिभुज ही बनना पॉसिबल होता है। क्लियर। इसके बाद अगला रूल आता हमारा, किसी त्रिभुज में सबसे लंबी या बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी आपके पास कोई त्रिभुज दे रखा है, एक भुजा 3 है, एक 5, एक 7 है, या फिर ऐसे ना दे के आपको ये बोल दिया जाता है कि आपकी AC सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका दूसरा मतलब निकल के ये आएगा कि सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC के सामने कौन सा कोण है, B। ये B कोण है इन दोनों कोणों के मुकाबले में बड़ा होगा। जैसे जो AC 7 है वो बड़ी है किससे, AB से, और वो बड़ी है किससे, BC से, दोनों से बड़ी है ये। तो इसके सामने वाला कोण B बड़ा होगा एंगल A से, एंगल B ही बड़ा होगा एंगल C से, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा भी होता है जिसे हम विलोम के नाम से कहते हैं। बोले किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। आपको कोण दे दिए जाएं, ये 50 है, 60 है, 70 है, तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन है, B है, तो B के सामने वाली भुजा कौन हो, AC। AC भुजा बड़ी होगी AB और BC से, ठीक है। आपको ये दे दिया जाए कोण B जो है वो A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, तो उसके सामने वाली भुजा AC वो बड़ी होगी, ABC से बड़ी होगी और BC से भी बड़ी ही होगी। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने रूल बताया, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो छोटे के अंदर भी ये चलेगा कि अगर कोई भुजा छोटी है तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा, छोटे सबसे छोटे कोण की सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। जैसे तीनों भुजाएं, सबसे छोटी कौन है, AB है, तो AB के सामने वाला कोण भी इन दोनों कोणों के मुकाबले में सबसे छोटा ही होगा। एंगल A बड़ा होगा एंगल C से और एंगल B भी बड़ा होगा एंगल C से, यानी कहने का मतलब एंगल C हमारा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। और दूसरा मतलब इसका ये भी निकल के आता है, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है, यानी तीनों कोणों में सबसे छोटा कोण है 50 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगी, AB। वो AB जो है वो BC और AC इन दोनों से भी छोटी होगी। यहाँ लिखा मैंने, अगर कोई कोण C है जो A से भी छोटा है और B से भी छोटा है, तो C के सामने वाली भुजा कौन है, AB। AB AC से भी छोटी होगी और BC से भी क्या होगी, छोटी होगी। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।